नमस्कार प्यारे बच्चों, सभी को राम राम। फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल साइंस बाय सिलोद में। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम MCQ की सीरीज आपके लिए लेकर हाजिर हुए हैं, जिसमें हमने 8 वीडियो दी है। आज 9वीं वीडियो MCQ सीरीज की। कुछ थ्योरी की वीडियो डाली है, कुछ ट्रिक्स भी डाली है, शॉर्ट्स भी डाली है उन ट्रिक्स की, वो भी आप फॉलो कर सकते हो। तो आज की वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से क्या बनता है सोडियम क्लोराइड और क्या बनता है जल। ये कौन सी अभिक्रिया है? यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? एक अक्सार। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये है जिसे हम कास्टिक सोडा भी कहते हैं। क्या कहते हैं जिसे? कास्टिक सोडा, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस भी है। प्लस दूसरा आपके पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जो आपके अमाशय में भी स्रावित होता है। किससे? गैस्ट्रिक ग्लैंड से भी। इन दोनों के बीच जो अभिक्रिया होने वाली है, तो ये आपके पास एसिड है और एक बेस है, यानी दोनों बिछड़े साथी हैं और बहुत साल हो चुके हैं। एक मान लीजिए दोनों क्या है, जूलियट और क्या है हमारे पास रोमियो वाली कहानी है। दोनों जब बिछड़े हैं तो जब मिलेंगे तो सबसे पहले क्या होंगे? उदास। उदास होंगे, इसका मतलब ये अभिक्रिया कैसी है? उदासीनीकरण। जब उदास होंगे तो इनकी आंखों से क्या बहेंगे? आंसू। तो आंसू किसका रूप होते हैं? पानी का रूप। और पानी जब आंखों से निकलता है वो कैसा होता है? थोड़ा नमकीन। तो यानी साथ में क्या मिलेगा आपको? नमक। यानी जब भी सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl क्रिया करते हैं, अक्सार और अम्ल जब क्रिया करते हैं, तो जूलियट रोमियो वाली कहानी थोड़ी सी याद कर लेना और देखना कि वो जब बिछड़े थे, आपके पास सोनी महिवाल को भी याद कर सकते हो, हीर रांझा को भी याद कर सकते हो, लैला मजनू को भी आप याद कर सकते हो कि जब वो बिछड़े हैं तो उनका मिलन जब होगा तो आंखों से क्या बहेगा उनके? डेफिनेटली पानी। और वो पानी कब आएगा? जब दोनों क्या होंगे? उदास। और वो पानी होगा कैसा? आपका नमकीन। तो यानी कहने का अर्थ हुआ कि पहले आपको साथ में क्या मिलेगा? जल। और अगले ने कहा है कि साथ में क्या मिला है आपको? नमक। नमक जो आप साधारण यूज करते हो कौन सा होता है? सोडियम क्लोराइड। तो ये प्रॉपर्टी थी प्यारे बच्चों किसकी? अम्ल और अक्सार की अभिक्रिया की। तो कौन सी प्रोसेस होती है? उदासीनीकरण, यानी न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं इसे। क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन। तो ये आपकी प्रोसेस कैसी होती है? न्यूट्रलाइजेशन होती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। और इसमें जो साल्ट मिलता है आपके पास NaCl, इसकी pH कितनी होती है? 7.0। और इसका अगर हम जलीय विलयन ले लेते हैं, यानी पानी के साथ इसका सॉल्यूशन लेते हैं, और अगर उस जलीय विलयन में हम क्या मिलाते हैं? लिटमस पेपर डालते हैं, तो आपसे पूछता है कि उस लिटमस पेपर का कलर क्या होगा? तो उस लिटमस पेपर पर कोई असर नहीं होगा, नो इफेक्ट, यानी कोई प्रभाव नहीं नजर आएगा। इसका मतलब है कि इस NaCl का जलीय विलयन कैसा है? न्यूट्रल है। दूसरा पॉइंट आपके पास क्या दिया गया है? विघटन। विघटन क्या होती है? डिसोसिएशन। डिसोसिएशन बोल दो या डीकंपोजिशन बोल दो। तो आपके पास ओरिजिनल नेम तो इसका क्या होता है? डीकंपोजिशन प्रोसेस होता है। डीकंपोजिशन की अगर बात करते हैं तो जैसे संगमरमर के पत्थर से क्या निकालना होता है? चूना। तो यानी संगमरमर के पत्थर से हमें क्या चाहिए? चूना चाहिए। यानी चूना है, चूने का पत्थर जो है वो क्या चीज होती है? कैल्शियम कार्बोनेट। और इसको आप एक उच्च ताप पर गर्म कर दो तो आपको क्या मिलता है? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कैसी अभिक्रिया है? वियोजन। विघटन का अर्थ दूसरा आप अगर लो तो क्या बनता है? वियोजन बनता है। वियोजन में क्या होता है? वियोजन अभिक्रिया का अर्थ क्या है कि एकल अभिकर्मक से, यानी जो आपके पास सिंगल रिएक्टेंट होता है, कि एकल अभिकर्मक या अभिकारक, इसको दो नाम दिए जाते हैं। एकल अभिकर्मक भी कह सकते हो, एकल अभिकारक भी कह सकते हो, और वैसे इसे क्या कह सकते हो आप इंग्लिश में? फ्रॉम सिंगल रिएक्टेंट वी ऑब्टेन 2 और मोर देन 2 प्रोडक्ट, यानी दो या आपको क्या मिले? 2 से ज्यादा उत्पाद मिले, तो वो अभिक्रिया आपके पास क्या कहलाती है? डीकंपोजिशन, या उसे डिसोसिएशन, विघटन, या क्या कह सकते हैं हम? वियोजन। यानी जब एक ही सिंगल रिएक्टेंट से आपके पास क्या मिले? 2
और मोर देन 2, यानी 2 या 2 से क्या ज्यादा क्या मिले आपको, प्रोडक्ट्स मिले, तो वो आपकी प्रोसेस कैसी होती है, डिसोसिएशन या डीकंपोजिशन। एक एग्जाम्पल तो ये है उसका। दूसरा एग्जाम्पल और लिख देता हूं। जैसे आपके पास ये बिना बुझा हुआ चूना भी कहा जाता है, कि जैसे ये मिला है आपको कैल्शियम ऑक्साइड। कई बार क्वेश्चन आता है कि बिना बुझा हुआ चूना कौन सा होता है, तो बिना बुझा हुआ चूना आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड होता है। इसे हम अनस्लैग्ड लाइम कहते हैं। दूसरा पार्ट आपको याद रखना है कि जिप्सम से हम क्या तैयार कर सकते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो जिप्सम क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट और डाइहाइड्रेटेड, यानी 2 अणु जल के लो और इसको 373 केल्विन पे गर्म करो, तो आपको क्या मिलता है, या आप लिख सकते हो 100 डिग्री सेल्सियस। तो क्या मिलता है, कैल्शियम सल्फेट के साथ केवल आधा अणु जल का बचता है और प्लस आपके पास 3/2 H2 बाहर हो जाता है। ये अभिक्रिया कौन सी होती है कि जिप्सम से क्या निकालना होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस POP, जो आपकी वॉल और जो सीलिंग है उनको डेकोरेट करने के काम में ली जाती है। तो जिप्सम खेत में भी छिड़का जाता है, जो सौर बनाकर खेत में नमी बरकरार रखने का भी काम करता है। उसके अलावा ये तो प्रक्रिया थी आपके पास डिकम्पोजिशन, या आप लिख सकते हो डिसोसिएशन। उसके बाद आती है संयोजन। संयोजन का मतलब है जुड़ना, यानी कॉम्बिनेशन, यानी इसे हम कौन सी अभिक्रिया कहेंगे, कॉम्बिनेशन प्रोसेस है ये। कॉम्बिनेशन का अर्थ एडिशन भी होता है, कि 2 चीजों का जुड़ना। इसको लिखें कैसे, कि जब 2 या 2 से ज्यादा क्या होंगे आपके पास, 2 या 2 से ज्यादा अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद दें, कि 2 या 2 से ज्यादा अभिकारक क्या दें आपको, केवल और केवल एकल उत्पाद यानी सिंगल प्रोडक्ट दे। तो वो प्रोसेस कैसी होती है आपके पास, कॉम्बिनेशन। यानी कॉम्बिनेशन का जैसे एग्जांपल लेते हैं, तो आपके पास सिंपल सा एग्जांपल आता है, छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हो, कि कोयले का जलना, कार्बन का जलना ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे ही हाइड्रोजन का ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलना आपको क्या देता है, जल। क्या देता है, जल देता है। तो ये ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो आपके पास क्या रिप्रेजेंट करती है, जुड़ना, संयोजन या कॉम्बिनेशन। इसके अलावा तीसरा जो पार्ट है अवक्षेपण, यानी इसमें आपके क्या मिलते हैं, प्रेसिपिटेट मिलते हैं, PPT बोलते हैं, कि जब अभिक्रिया 2 अभिकारकों की होती है, कि 2 अभिकारक क्रिया करते हैं, इसमें 2 अभिकारक क्रिया करते हैं, तो उनके साथ क्रिया के अंत में एक दही जैसा अवक्षेप पदार्थ प्राप्त हो। तो 2 अभिकारक क्रिया करके अवक्षेप दे। अवक्षेप यानी कर्ड लाइक, यानी दही जैसा पदार्थ, दही जैसा जमा हुआ पदार्थ दे, या जमा हुआ ठोस पदार्थ दे, या जमा हुआ ठोस पदार्थ दे। तो ये जो जमा हुआ ठोस पदार्थ देगा वो आपके पास अवक्षेप प्रेसिपिटेट कहलाता है। और प्रेसिपिटेट जिस अभिक्रिया में पैदा हो उस अभिक्रिया का नाम क्या होता है, प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन में आपके पास जैसे आपने लिया बेरियम क्लोराइड और साथ में आपने लिया एल्यूमिनियम सल्फेट, जैसे एल्यूमिनियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ जब भी एक्वस सोल में क्रिया करते हैं, जलीय विलयन में, यानी ये भी जलीय विलयन है, ये भी जलीय विलयन में है, तो मिलता क्या है, बेरियम सल्फेट मिलता है और प्लस आपके पास एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड मिलता है। तो आपके पास यहां बेरियम कितने ले लीजिए आप, 3। तो ये रिएक्शन बैलेंस है। ये जो बेरियम सल्फेट बना है ये श्वेत रंग का दही जैसा पदार्थ तली में जम जाता है और श्वेत होता है, और ये क्या बनता है, PPT बनता है। अब अवक्षेपण होता है किसका, बेरियम सल्फेट का। ये चीज आप याद रख सकते हैं प्रेसिपिटेशन में। अब बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या उठाते हैं प्यारे बच्चों, कि प्राकृतिक गैस आपके पास
प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? कि जो प्राकृतिक गैस का दहन है वो आपके पास किस तरह की रासायनिक अभिक्रिया है, यानी नेचुरल गैस कंबशन इज विच टाइप केमिकल रिएक्शन। तो इनमें से संयोजन है, अपघटन है, उष्माक्षेपी है या विघटन है। तो पहले तो तुम्हें पता होना चाहिए नेचुरल गैस क्या होती है। नेचुरल गैस का जो मेन कंटेंट होता है वो होती है मीथेन। मीथेन ऑक्सीजन के साथ जलती है। तो याद रखना कोई भी हाइड्रोकार्बन जब जलता है तो दो चीज ही पैदा होती है। पहली चीज तो पैदा होती है उसमें जल, और दूसरी चीज पैदा क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब आपके पास जल कितने हैं, 2, ऑक्सीजन भी क्या कर दो यहाँ 2, ऑक्सीजन भी बैलेंस है, कार्बन भी और हाइड्रोजन भी बैलेंस है। तो जब ये जलती है तो कोई भी हाइड्रोकार्बन जलता है तो उसमें उष्मा प्राप्त होती है हमें। जब उष्मा निकलती है तो उस प्रोसेस का नाम क्या रखोगे, उष्मा अक्षेपी। उष्मा अक्षेपी को हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक। यानी आपकी ये जो प्रोसेस है ये कैसी प्रोसेस हुई, एक्सोथर्मिक हुई। दूसरी जो है जिसमें उष्मा की आवश्यकता हो, ये तो उष्मा प्राप्त कराती है हमें, और जहां उष्मा की आवश्यकता होती है तो वो वियोजन में होती है। उष्मा की जिस अभिक्रिया में आवश्यकता होती है, कि जिस अभिक्रिया में उष्मा की आवश्यकता होती है, कि दैट प्रोसेस विच रिक्वायर्ड एनर्जी और हीट, तो उस प्रोसेस का नाम क्या होता है, उष्मा शोषी। तो उस प्रोसेस का नाम क्या लोगे आप प्यारे बच्चों, एंडोथर्मिक। वो उष्मा शोषी है, उसे हम क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक। तो वो प्रोसेस कैसी होगी, एंडोथर्मिक होगी। जैसे अभी हमने 2 एग्जाम्पल लिए थे, पीओपी का निर्माण और चूने का जो निर्माण होता है वो कैसी अभिक्रियाएं हैं, वो दोनों की दोनों उष्मा शोषी है। अपघटन जैसे क्या है हमारे पास टूटना, या विघटन टूटना, संयोजन हमने अभी बताया था। एक और पॉइंट याद रखना है कि नेचुरल गैस एनजी लिखा जाता है इसको। एनजी आज के टाइम थर्मल प्लांट का सबसे सुलभ और बिना पॉल्यूटेड जो आपका मटेरियल माना जाता है वो आपकी नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस है। इसके अलावा ये जो मीथेन है ये किसका घटक होती है, बायोगैस का भी। कि बायोगैस में जो आपकी मीथेन होती है वो लगभग कितने परसेंट होती है, 75% होती है बायोगैस। बायोगैस में जो मीथेन बनती है वो किसके दम से बनती है, किससे पैदा होती है, तो बायोगैस संयंत्र में, बायोगैस प्लांट में जो मीथेन बनती है वो एक तरह के बैक्टीरिया से पैदा होती है। और ये मीथेन किस बैक्टीरिया से पैदा होती है वो भी याद रखो, कि आपसे पूछा जाता है कि जो बायोगैस में आपके पास मीथेन बनती है वो किससे बनती है, बैक्टीरिया से। ये कौन से बैक्टीरिया होते हैं, एनएरोबिक। कौन से होते हैं, एनएरोबिक बैक्टीरिया होते हैं। और एनएरोबिक जो बैक्टीरिया होते हैं ये आपके पास अवायवीय जीवाणु कहलाते हैं। हिंदी में क्या कहलाते हैं, अवायवीय, यानी बिना वायु के चलते हैं, बिना वायु के जिंदा रहते हैं। तो ये अवायवीय जीवाणु हैं। अवायवीय जीवाणु में ज्यादातर कौन से आते हैं, मिथेनोजेनिक आते हैं। कौन से आते हैं, मिथेनोजेनिक। और मिथेनोजेनिक यानी मीथेन का निर्माण करने वाले। और मिथेनोजेनिक में ही कौन सा बैक्टीरिया फेमस है जो आपके पास मीथेन बनाता है, तो मिथेनोकोकस। तो मिथेनोकोकस नाम का जो एक एनएरोबिक बैक्टीरिया है जो किसका निर्माण करता है, बायोगैस प्लांट में मीथेन का निर्माण करता है। उसके अलावा जैसे आपके क्या पशुओं के गोबर की खती बनती है तो उसमें क्या है, आपका ह्यूमस जो है, जो खाद है, उर्वरक जो एक रूप लेती है, उसे हम मैन्यूर कहेंगे, उर्वरक तो कह नहीं सकते। तो एक खाद का रूप है। वो खाद का निर्माण भी किसकी सहायता से होता है, बैक्टीरिया का, यानी ह्यूमस, या आपके पास मैन्यूर, या आप कह सकते हो पशुओं के गोबर की खाद, पादप के पत्ते गलने सड़ने की खाद जो बनती है वो किसकी सहायता से बनती है, बैक्टीरिया। और वो कौन से बैक्टीरिया होते हैं, एनएरोबिक बैक्टीरिया, अवायवीय जीवाणु। इनको बिना किसी वायु, बिना किसी ऑक्सीजन के कार्य करने की क्षमता होती है। ऐसे ही नीरी जो क्या आपके पास हिंदुस्तान का एक्वेरियम रिजर्व ऑफ इंडिया जो बैंक बना हुआ है एक तरह का,
एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसने भी क्या है सबसे पहले इस्तेमाल किया है किसका, मिथेनोजेनिक का, किसको सही करने के लिए, आपके ऑयल स्पिल से निपटने के लिए, कि जो समुद्र में ऑयल स्पिल होती है, यानी जो क्रूड ऑयल आता है, पेट्रोलियम जो आता है जहाजों में, तो बॉटम फटने से वो तेल क्या है बाहर बिखर जाता है और समुद्र में या ऊपरी सतह पे बिखर जाता है, तो वो उनके जीवों के लिए एक तरह से क्या है बड़ी क्रिएटर प्रॉब्लम पॉल्यूटेड हो जाती है, जिससे वो समुद्री जीव मर सकते हैं। वहां दूसरा क्या है पॉल्यूशन भी पैदा होता है, जिससे मानव प्रजाति को भी क्या नुकसान होते हैं। दूसरी प्लांट जो प्रजातियां वो भी एक्सटिंक्ट होनी स्टार्ट हो जाती है। तो उससे निवारित करने के लिए हिंदुस्तान में ये चीज पहले हुई है, उससे निपटने का काम सबसे पहले किस बैक्टीरिया से हुआ है, मिथेनोजेनिक से ही हुआ है। क्यों? क्योंकि वो उनको डिकम्पोज कर देता है किसमें, वाटर के अंदर और CO2 के अंदर। उसके अलावा आपके पास क्राइटेरिया पूछा जाता है कि जो ये NG वर्ड है, इसके साथ दो वर्ड और पैदा होते हैं, एक CNG और एक LNG, और एक तीसरा वर्ड और टैग करेंगे आप LPG। कि जो CNG है इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है एग्जाम में, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। LNG की भी फुल फॉर्म पूछी जाती है तो लिक्विफाइड नेचुरल गैस, द्रवित प्राकृतिक गैस। और LPG की फुल फॉर्म होती है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अब क्वेश्चन बनता है कि जो आपके पास घरों में रसोई में इस्तेमाल होने वाला जो सिलेंडर है उसमें कौन सी गैस भरी होती है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टैग है। आपने देखा होगा कि जो आपके घरों में ईंधन के तौर पर रसोई में इस्तेमाल होती है वो कौन सी होती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यूज होती है, याद रखना। तो L पे दो नाम होते हैं, तो लिक्विफाइड जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस होती है इसका हम इस्तेमाल करते हैं, और इसका जो घटक है वो आप याद रखोगे 2, 3, 4, और NG वर्ड जहां लग जाए वहां हमेशा क्या होती है, मीथेन ही होती है। चाहे वो आपका NG हो, चाहे वो CNG हो, चाहे आपके पास LNG हो, लिक्विफाइड नेचुरल गैस हो। लेकिन LPG आ जाए तो आपको याद रखना 2, 3, 4। 2 का मतलब है एथेन, एथेन होती है। 3 का मतलब है प्रोपेन, 4 का मतलब है ब्यूटेन। लेकिन सबसे अच्छा घटक इस LPG का जो माना जाता है वो भारी घटक माना जाता है, और वो कौन सा है, ब्यूटेन। लेकिन वर्ड आता है आइसोब्यूटेन। याद रखना है कि आपके पास LPG का जो सबसे अच्छा घटक है वो कौन सा है, आइसोब्यूटेन की। यानी जब गैस ज्यादा चलेगा तो ऐस करेंगे बेटे, यानी माँ कहती है अपने बेटे से कि भाई सिलेंडर ज्यादा चलेगा तो पैसे कम लगेंगे, फिर क्या खाना उसी पे बनाएंगे, तो ऐस करेंगे बेटे। तो आइसोब्यूटेन सबसे अच्छा घटक होता है किसका, LPG का। ठीक है, फिर बच्चा कहता है कि लो पापा जी मैंने भी पैसे बचा दिए, तो LPG, तो लो पापा जी पैसे बचा दिए, अब ऐस करेंगे, पापा कहता है कि इसको बेटे से। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास है, वे पदार्थ जिनके स्वाद खट्टे होते हैं और जो नीले लिटमस के घोल को लाल कर देते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो वो डायरेक्ट सी आपके दिमाग में बात होनी चाहिए, वो क्या, आपके अम्ल, यानी वो आपके क्या हैं, एसिड। एसिड क्या करते हैं, जो आपके पास ब्लू लिटमस पेपर होते हैं उन्हें किस में कन्वर्ट कर देते हैं, रेड में। और जो आपके पास बेस होते हैं वो क्या चलाते हैं, रिवर्स। वो क्या करते हैं, रेड लिटमस को किस में बदल देते हैं, ब्लू में। तो ये चीज तो होगी एसिड और बेस की। लवण, लवण आपके 3 तरह के होते हैं, याद रखना। एक तो होता है उदासीन, एक होता है अम्लीय लवण, और एक होता है अक्षारीय लवण। यानी लवण 3 तरह के होते हैं, याद रखना। नंबर 1 मैंने कहा आपसे कि बिल्कुल उदासीन लवण। उदासीन जो लवण होता है वो किससे बनता है, यानी जो आपके पास न्यूट्रल साल्ट, कि जो न्यूट्रल साल्ट है ये आपका किससे बनता है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग तो क्या हो, एसिड, और प्लस स्ट्रॉन्ग ही क्या हो आपके पास, बेस, यानी प्रबल अम्ल और प्रबल अक्षार। कि जो प्रबल अम्ल होगा और प्लस आपके पास प्रबल क्या होगा, अक्षार। इन दोनों से मिलकर जो आपका लवण बनेगा, जो आपका साल्ट बनेगा, कैसा होगा, वो डेफिनेटली न्यूट्रल होगा। एग्जाम्पल NaCl जो बताया था थोड़ी देर पहले वीडियो स्टार्ट होते ही, NaOH और किससे बनता है, HCl। दोनों के दोनों क्या है, स्ट्रॉन्ग है।
उसके बाद नंबर 2 अम्लीय। नंबर 2 आप क्या याद रखोगे? अम्लीय लवण। अम्लीय लवण का अर्थ आपके पास क्या है? एसिडिक साल्ट। यानी एसिडिक जो साल्ट होता है उसमें आपके पास कैसे बनता है? तो जो चीज बोली है वो प्रबल लेनी है। तो प्रबल क्या है? अब अमल। तो प्रबल अमल और दुर्बल अक्षार ले लें तो इनसे बनने वाला जो साल्ट होगा वो आपका कैसा होगा? एसिडिक होगा, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड लेंगे और प्लस वीक क्या लेंगे? आपका बेस। यानी एग्जाम्पल की बात करें कि अम्लीय लवण होना चाहिए तो अमोनियम क्लोराइड बनता कैसे है? HCl ले लो और प्लस NH4OH ले लो। यानी OH गया यहां से और यहां से क्या गया? H। तो दोनों मिलकर क्या देंगे? आपके पानी। अब बचा क्या पीछे? NH4 बचा और वहां से क्या बचा? Cl। यानी HCl एक प्रबल अम्ल था, NH4OH एक वीक बेस यानी दुर्बल अक्षार था। जो ये अब NH4Cl बना है यानी नौसादर जिसे कहते हैं, ये आपके पास कैसी प्रकृति का होता है? अम्लीय प्रकृति का होता है, ये याद रखना। और तीसरा जो है, और वो भी आप याद रखो, तो वो है आपके पास क्षारीय लवण। यानी आपके पास बेसिक साल्ट। बेसिक साल्ट आप कैसे बना सकते हो? इसमें आपके पास प्रबल क्या लेना पड़ेगा? अक्षार। तो दुर्बल क्या होगा? अमल। तो दुर्बल तो अमल हो और प्लस प्रबल क्या हो आपके पास? अक्षार। तो इसमें बनने वाली चीज आपके पास कैसी होगी? अक्षारीय लवण। जैसे आप एग्जाम्पल लें कि हमारे पास जो दुर्बल अमल है वो एसिटिक एसिड ले लिया, प्रबल अक्षार है वो अपने NaOH ले लिया, यहां से OH गया, यहां से H गया, तो बनने वाली चीज क्या होगी? सोडियम एसीटेट। क्या होगी? COONA प्लस H2O। तो जो सोडियम एसीटेट बना है ये आपके पास कैसा लवण है? ये आपके पास क्षारीय लवण है, अक्षारीय लवण। फिर उसमें लिखा है अक्षारक और बसम। अक्षारक और बसम क्या चीज होती है? बसम आपके पास एक तरह से अक्षारक होते हैं। बसम और अक्षारक एक ही चीज होती है। अक्षारक वे होते हैं जो जो जल में ना घुले, जो जल में ना घुले। तो वे बसम या वे पदार्थ अक्षार तो होते हैं, प्रकृति उनकी अक्षारीय होती है, पर वे जल में ना घुले तो उन्हें क्या कहते हैं? अक्षारक। और जल में घुल जाए तो उन्हें नाम दे दिया जाता है अक्षार। तभी तो कहा जाता है कि सारे अक्षार जो हैं वो आपके अक्षारक हो सकते हैं, यानी उनकी प्रकृति क्षारीय हो सकती है, लेकिन सारे अक्षारक अक्षार नहीं हो सकते। यानी ऑल द बेस आर मेन टू बी नॉन एज अल्कलाइन बट नॉट ऑल अल्कलाइन मे बी बेस। यानी सारे के सारे अल्कलाइन बेस नहीं हो सकते, पर सारे बेस अल्कलाइन है जरूर हो सकती हैं। ये प्रॉपर्टी आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसे पदार्थ उत्पन्न होता है, यह कौन सी अभिक्रिया? तो अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जहां दही जैसा पदार्थ बनता है तो वो अभिक्रिया कैसी होती है? अवक्षेपण। यानी आपके पास नमक का घोल था तो NaCl था, सिल्वर नाइट्रेट लिया तो AgNO3। इसमें बनने वाली चीज क्या होगी? एक तो होगी NaNO3 और जो अवक्षेप बनेगा वो किसका बनेगा? सिल्वर क्लोराइड का। ये सफेद रंग का होगा। तो सिल्वर क्लोराइड जो है इसे हॉर्न सिल्वर भी कहा जाता है। आपसे पूछ लिया जाए कि हॉर्न सिल्वर किसे कहते हैं, तो हॉर्न सिल्वर किसे कहते हैं? हम सिल्वर क्लोराइड को कहते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट कंटेंट है। इसके जो अवक्षेप होते हैं ये कैसे चमकते हैं? शीशे जैसे चमकते हैं, दर्पण जैसे चमकते हैं तली में, तो शीशे जैसे चमकते हैं। तो शीशे जब जैसे चमकते हैं तो वो आपके पास अवक्षेप किसका है? श्वेत रंग का। कैसा है ये? श्वेत रंग का, वो है सिल्वर क्लोराइड। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? पारसेक इकाई है। पारसेक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 3 इकाइयां होती है आपके पास। नंबर 1 आपके पास दूरी मापने की इकाई है, तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई नंबर 1, तो दूरी मापने की जो इकाई है वो 3 इस्तेमाल होती है। तो नंबर 1
आपके पास कौन सी इस्तेमाल होती है? AU। AU का मतलब है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्या होती है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है? डिस्टेंस है किसके बीच? सन और किसके बीच? अर्थ के बीच। तो सन और अर्थ के बीच का जो गैप है उसे क्या कहा जाता है? एस्ट्रोनॉमिकल। दूसरी चीज आपके पास कौन सी होती है? दूसरी होती है आपके पास लाइट ईयर। दूसरी कौन सी लेते हैं आप? लाइट ईयर। लाइट ईयर को हम कहते हैं प्रकाश वर्ष, और डिनोट किया जाता है इसको LY से। ऐसे LY क्या चीज है? प्रकाश के द्वारा या सूर्य के प्रकाश के द्वारा एक साल में जो निर्वात में तय की गई दूरी है वो लाइट ईयर होती है। यानी एक वर्ष में निर्वात में सूर्य के प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी, कि एक वर्ष में निर्वात में जो प्रकाश दूरी तय करता है, प्रकाश क्या तय करता है? दूरी तय करता है। और कौन सा प्रकाश करता है? सिर्फ सूर्य का प्रकाश। तो वो आपके पास क्या कहलाता है? लाइट ईयर। और तीसरी जो चीज है हमारे पास वो कौन सी है? तीसरी चीज है हमारे पास पारसेक। पारसेक को हम क्या नाम देते हैं? पैरलैक्स सेकंड। इसे यूं लिखा जाता है PARSEC। पारसेक ये होता है, इसका अर्थ है पैरलैक्स सेकंड। यानी हमारे पास पारसेक का मतलब क्या है? पैरलैक्स सेकंड। तो जो पैरलैक्स सेकंड है आपका, ये आपकी कैसी इकाई है? तो पैरलैक्स सेकंड एक कोण है, कि जैसे आपके पास ये तारा है, धरती के किसी हिस्से से इसकी दो जगह से हमने लोकेशन ली है, और इस सबटेंडिंग एंगल की रेडियस 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। तो इसके लिए जो बनने वाला ये कोण है, ये एंगल जो सबटेंड हुआ है, ये 1 सेकंड का हो। 1 सेकंड का कोण 1 एस्ट्रोनॉमिकल रेडियस के द्वारा जब बनता है वो पैरलैक्स सेकंड एंगल कहलाता है। और वो पैरलैक्स सेकंड आपकी दूरी कितनी देता है? ये दूरी है वैसे तो, दूरी की इकाई है। किसकी लिखोगे आप? वैसे तो लिखोगे पहले दूरी की इकाई। अब ये दूरी होती कितनी कितनी है ये भी याद रखो, कि जो धरती और सूर्य के बीच की दूरी है वो मानी जाती है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। होती कितनी है? 1.496 10⁻11 मीटर। ठीक है। दूसरी आपके पास कौन सी होती है? प्रकाश वर्ष। वो कितनी है आपके पास? 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 10⁻15 मीटर। एंड थर्ड विल बी द पैरलैक्स सेकंड। पैरलैक्स सेकंड डिस्टेंस इज इक्वल टू 3.85 समथिंग 10⁻16 मीटर। तो विच डिस्टेंस यूनिट टू बी द मेजर लार्जेस्ट? यानी कौन सी जो प्रकाश, कौन सी जो इकाई है जो दूरी का मापन सबसे अधिक कर सकती है, वो पारसेक है। तो सबसे बड़ी दूरी मापने की इकाई कौन सी होती है आपके पास? है पारसेक होती है। इसके अलावा हमारे पास 3 केस दिए गए हैं कि द्रव्यमान। द्रव्यमान की जैसे इकाई है तो हम किस में लेते हैं? किलोग्राम। क्योंकि जैसे ही हम दुनिया में आते हैं तो हमें ताकड़ी पे चढ़ा दिया जाता है, देखा जाता है कि हम कितने किलोग्राम के। चुंबकीय बल, चुंबकीय बल जो है ये आपके पास मैग्नेटिक फोर्स है। मैग्नेटिक जो फोर्स है वो ड्यू टू क्या है? कि पोलर सेक्शन ऑफ मैग्नेट की वजह से लगते हैं। जैसे आपने पढ़ा है कि 2 पोल होते हैं, नॉर्थ और क्या है? साउथ। इनकी पोलैरिटी मान लेते हैं M1 और M2। ये सेक्शन लेकर हम फोर्स निकालते हैं। समय की हमें पता है कि कौन सी होती है? सेकंड। और वैसे दूरी की अगर डायरेक्ट SI सिस्टम में बात करें तो कितनी होती है? मीटर। लेकिन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? पारसेक पूछा है, तो पारसेक किसकी इकाई है? हमारी दूरी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों हमारे पास? चलिए नेक्स्ट है हमारे पास कि अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषध का उपयोग होता है? तो अपच, अपच का मतलब है कि आपके पेट में क्या बढ़ चुकी है? एसिड क्वांटिटी बढ़ चुकी है। आप कहते हो ना कि एसिडिटी हो गई है, अम्लीयता बढ़ चुकी है, तो एंटासिड यूज किया जाता है। कौन सा यूज किया जाता है? एंटासिड। तो आपके पास एंटासिड यूज किया जाएगा। और घर में भी पड़ा होता है एंटासिड, जो आपकी रसोई में है, चम्मच भर के आप खा सकते हो, जो आपके पास क्या है? मीठा सोडा।
और इस मीठे सोडे को खा के आप ठंडा पानी पी लें तो आपकी अम्लीयता से राहत मिलेगी। यानी कहने का अर्थ बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर नहीं खाना है, ये याद रहे कि सिर्फ क्या खाना है, बेकिंग सोडा, जिसका नाम क्या है आपके पास, सोडियम बाइकार्बोनेट। कि सोडा बाई बनाती है और काली हो जाती है तो कहाँ, रसोई में। बाई कहते हैं ज्यादातर लोग माँ को, तो सोडा कौन बनाती है, बाई, तो सोडियम बाई। और सोडा बनाते कैसी हो जाती है, काली, तो कार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट आपको डेफिनेटली कहाँ मिलेगा, रसोई घर में मिलेगा। तो वहां से आप अपनी अम्लीयता का क्या कर सकते हो, इलाज। दूसरा एंटासिड, आपने देखा होगा एक तरह से गुलाबी रंग या सफेद रंग का द्रव इस्तेमाल होता है, गाढ़ापन होता है, विस्कस लिक्विड होता है, जिसका नाम होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और इसे कहते क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये एंटासिड यूज होता है जिसका नाम क्या है आपके पास, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो मैग्नीशिया का दूध, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशिया का दूध किसे कहा जाता है, इसे कहा जाता है। इसके अलावा आपके लिए डॉक्टर खाली पेट जो DSR कैप्सूल लिखता है वो लेंसोप्राजोल या ओमाप्राजोल होते हैं। उसके अलावा आपके अंदर के एलर्जिक इफेक्ट को खत्म करना है, आपके शरीर के एलर्जिक एसिडिक इफेक्ट को खत्म करना हो, ये तो बात हुई जो खाने से एसिड बनता है। कई बार क्या है, आपका पेट वैसे ही रो देता है, यानी जैसे ही वैसे ही रो देता है तो आप अंदर से जलते हो, तो यानी आपके पेट में क्या होती है, इचिंग होती है, पेन होता है, यानी आपको यूं लगता है कि एसिडिटी बहुत हाई है। तो वैसे वो एसिडिटी नॉर्मल होती है जब आपका पेट यूं ही रो जाता है। तो वो एलर्जिक इफेक्ट खत्म करने के लिए हम क्या लेते हैं, रेनिटिडीन और सिमेटिडीन, जो एक तरह से वर्ल्ड वाइड बैन है, सिर्फ हिंदुस्तान में खुली बिकती है। तो ये चीज वैसे काम की नहीं है प्यारे बच्चों, ज्यादा मत लिया करो। हाँ, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आप ले सकते हो अगर आपको एसिडिक प्रॉब्लम, और जिस बंदे को एसिडिक प्रॉब्लम होती है और बहुत ज्यादा होती है तो वो क्या करे, मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट भी मान लेना कि बिल्कुल गर्म चाय में आप क्या है, 2 घूंट ठंडा सिल्ड वाटर डालकर वो चाय पिए, 10 या 15 दिन ऐसे करें तो आपकी एसिडिटी एलर्जी का जो इफेक्ट है वो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, रिकवर भी हो जाएगा। और उसके अलावा ये जो एसिडिक फैक्टर होता है आपके आमाशय में, ये आपके लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है। कहाँ, हार्ट सिस्टम के लिए। हार्ट अटैक की जो ज्यादातर प्रॉब्लम आती है वो इस एसिडिक नेचर की वजह से ही आती है, तो इसके आप ऊपर कंट्रोल करें। इसके अलावा आपके पास दूसरी चीज है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक क्या है, एंटीबायोटिक को कहते हैं हम प्रतिजैविक। एंटीबायोटिक क्या चीज होती है, प्रतिजैविक, जो जीवाणु रोधी होती है। क्या होती है प्यारे बच्चों, जीवाणु रोधी होती है। कि एंटीबायोटिक आपके पास क्या है, जीवाणु रोधी, जो बैक्टीरिया के खिलाफ एक्शन लेगी, यानी बैक्टीरिया के रोगों से हमें निजात देगी। तो बात आती है जो फर्स्ट एंटीबायोटिक थी दुनिया में तैयार की गई, उसका नाम क्या था। यानी जैसे फर्स्ट और फर्स्ट 2 शब्द एक जैसे दिखते हैं, तो फर्स्ट और फर्स्ट, फर्स्ट में वर्ड याद रखना पेनिसिलिन, कि जो आपकी पेनिसिलिन है वो आपकी दुनिया की पहली एंटीबायोटिक है। बनाई किसने थी, अलेक्जेंडर, यानी ABCD में पहले क्या आता है, ए, तो पेनिसिलिन बनाने का काम किसने किया है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया है। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहले तैयार की आपकी कौन सी, पेनिसिलिन। और किससे बनाई थी ये आपकी पेनिसिलिन, एक कवक से बनाई थी, फंगस से बनाई थी। और वो कवक कौन सा था, वो कवक था पेनिसिलियम नोटेटम। यानी आपके पास जो कवक यूज किया गया वो कौन सा यूज किया गया था, पेनिसिलियम नोटेटम यूज किया गया था। किसके द्वारा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। उसके अलावा बात आती है एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक क्या होती है, जो दर्द निवारक होती है। आपसे पूछ ले कि दर्द का निवारण करने वाली जो औषध है वो कौन सी होती है, दर्द निवारक वाली एनाल्जेसिक, पेन किलर जिसे कहते हैं। तो दुनिया की सबसे अच्छी पेन किलर क्या हो सकती है, तो जिसके लिए आपने अखबार में देखा होगा कि लोग पकड़े जाते हैं तस्करी के मामले में, तो वो आपकी सबसे बड़ी और बेस्ट दर्द निवारक है, जिसका नाम क्या है, हेरोइन। तो हेरोइन जो आपका एक्सट्रैक्ट है वो कहां से होती है, वो ओपियम पॉपी,
यानी ओपी के पापा हीरोइन आ गई। तो यानी हेरोइन जो है वो कहां से मिलेगी? ओपियम पॉपी से। यानी ओपियम जो पॉपी है ये आपके पास अफीम के पौधे पर लगने वाला डोडा, यानी हमें कहां से मिलती है? अफीम से मिलती है ये चीज। यानी अफीम से ये एक्सट्रैक्ट की जाती है क्या? आपकी हेरोइन। तो हेरोइन, मॉर्फिन और तीसरी क्या है? गैफीन। तीन चीजें होती है, ये तीनों की तीनों क्या है? आपके पास दर्द निवारक होती है। अफीम भी आपके पास दर्द निवारक है, हेरोइन भी आपकी सबसे बढ़िया एनाल्जेसिक है। उसके अलावा मॉर्फिन भी एक क्या है? अच्छी एनाल्जेसिक है, यानी दर्द निवारक है। एक गैफीन भी आपके पास क्या? दुनिया की अच्छी दर्द निवारक है। ये प्राकृतिक पौधे से मिलने वाले कार्बन के अपरूप हैं, जिसे आप ग्रीन गोल्ड भी कह सकते हैं। ग्रीन गोल्ड का ही रूप है अफीम, यानी हरे पौधे से मिलता है। और उसके अलावा एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक को कहते हैं प्रतिरोधी, यानी चोट या जख्म को अपन जैसे धोते हैं और उस पे लगाते हैं तो दोनों काम करती है, प्रतिरोधी और क्या? उस जख्म को ठीक करना। जैसे हम लेते हैं डेटोल। उसके अलावा डेटोल के अलावा एक चीज याद रखनी है, एंटीसेप्टिक कम पूछी जाती है। एंटीसेप्टिक आपसे पूछी जाती है टिंक्चर आयोडीन। टिंक्चर आयोडीन ये याद रखनी है कि टिंक्चर आयोडीन है क्या। अब बताते हैं, देखो टिंक्चर आयोडीन कैसे याद रखनी है कि बंदा हर रोज क्या है? अल्कोहल पीता है और टिच्चरबाजी करता है आए दिन। यानी जो बंदा है वो क्या पीता है? अल्कोहल, और अल्कोहल आए दिन पीता है। तो यानी अल्कोहल में क्या मिलानी है? आयोडीन। क्वेश्चन आता है कि अल्कोहल और आयोडीन, अल्कोहल कौन सा? एथेनॉल, यानी पंजाबी में कहते हैं ना एथे रख, तो ये एथेनॉल है। और आए दिन कहता है कि पैक एथे रख, पटियाला लावांगे। तो हर रोज वो लगा के क्या करता है? टिच्चरबाजी करता है। कहां जाके? आए दिन घर जाके। तो यानी जो ये टिंक्चर आयोडीन है ये आपके पास क्या चीज है? एक तरह की एंटीसेप्टिक। ये थी प्यारे बच्चों आज हमारी खास वीडियो, जिसमें हमने एक एमसीक्यू सीरीज का पैटर्न पढ़ा है। तो वीडियो कैसी लगी लाइक और शेयर जरूर करना और हमारे चैनल को भी फॉलो करना। तो आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों, जय हिंद जय भारत।